है जी। मैं भी कई दिन हो गया जी, 12-12:30 मिल लेते हैं। वह बैठिए, सब आ गए जी। कई दिन हो गए इस बात, आज ज़रा गपशप के लिए बैठे इकट्ठे हो गए। पावर डिपार्टमेंट में हम कुछ नई चीज़ करने जा रहे हैं। एक तो सीएम साहब से हमारा डिस्कस हुआ कि हम जैसे पहले एक बार कहा था 80-90 करोड़ रुपए हम मार्क करना चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट अपने खाते में, जो डेंजरस लाइन है, जो घरों के ऊपर से तारें जा रही है या स्कूल के ऊपर से तारें जा रही हैं, वो कई बार लोगों को दिक्कत होती है, तो उसे हम अपने हेड पे हटाने का काम करेंगे। ऑलमोस्ट काफ़ी नज़दीक हमारी बात चल गई। दूसरा, एक इंडस्ट्री के लिए एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए हमारी फाइल काफ़ी तेज़ी से चल रही है। हम इसे अगले बहुत दिनों में इसे शुरू करने जा रहे हैं। उसमें यह है कि जितने हमारे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें उसमें हम जो प्रोडक्शन करते हैं थर्मल में, वो हमें कोई 5-5.5 रुपये पर यूनिट आती है। इंडस्ट्री को जो देते हैं वो 8 रुपये पर मीटर लेते हैं, 8 रुपया पर यूनिट। तो उसमें हमें ये है कि शहरों में हम चाह रहे हैं कि जितनी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें कहीं जनरेटर पे नहीं जाना पड़े, 24 घंटे एक्सप्रेस डिलीवरी मिले। इन केस अगर बिजली हम नहीं दे सकते तो उसको हम कंपनसेट करें, पैसे की शक्ल में करें या फिर अगले दिन उसे ज़्यादा देने के, उन्हें 24 घंटे लाइक गुजरात वाइज हम इसे करना चाह रहे हैं। जो हम समझते हैं कि अगले 6 महीने में हम कमीशन कर देंगे, उस पर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। तीसरा, हम ये कर रहे हैं कि जितने ये आपके डाणी हैं खेतों में, फार्म हाउसेज हैं, उनको हम 24 घंटे लाने में, ये हमारी पॉलिसी काफ़ी तेज़ी से आगे चली गई और इस पर तो हम जल्दी ही फैसला दे रहे हैं कि जो डाणियों में रहते हैं वो कहते हैं जी हमें उस पर ट्यूबवेल वाले पे हमें कर दें, गांव वाली लाइट पे कर दें ताकि हमें 24 घंटे मिले। मच्छर काटते हैं, पशुओं को काटते हैं, वो हम 24 करने डाणियों के लिए 24 घंटे बिजली लाइन देने का काम हम बहुत जल्दी करें। पॉलिसी हमारी ऑलमोस्ट फाइनल होने जा रही है, जल्दी इसे कर रहे हैं। तीसरा, मैं ये बताऊं, आज तक हमारा यूक्रेन वार के बाद डीजल का रेट बढ़ा है, कोयले का रेट बढ़ा है, जनरल कमोडिटीज़ के रेट बढ़े हैं। पिछले 8 सालों में बहुत बढ़े हैं, पर पिछले आप ये समझिए कि अब तो 9 साल हो गए। 9 साल में हमने आज तक पावर का टैरिफ नहीं बढ़ाया। ये एक बहुत रिमार्केबल बात है, कोई कुछ भी कहे। कई बार पंजाब के लोग कहते हैं कि यहाँ हम, केजरीवाल जी कहते हैं कि हम हरियाणा में आंदोलन कर रहे हैं। मैं थोड़ी सी एक बात बता रहा हूँ मीडिया वालों से कि जितनी पंजाब की इंडस्ट्री ना आपकी दिल्ली की इंडस्ट्री है वो सब हरियाणा में शिफ्ट हो रही है। जितना दिल्ली की रेजिडेंशियल एरिया है वो हमारे ग्रुप हाउसेज, पानीपत तक चले जाएं, आप करनाल तक चले जाएं, करनाल तक हमारी कॉलोनीज बन रही है, वो सारा दिल्ली के लोग बाहर आके बस रहे हैं। इधर आप झज्जर आ जाएं, बहादुरगढ़ आ जाएं, रोहतक तक आ गए, उधर पलवल तक और मानेसर से भी आगे तक उनका रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है, ग्रुप हाउसेज बन रहे हैं। डीएलएफ के आ रहे हैं, यूनिटेक के आ रहे हैं, आपका पारसनाथ के आ रहे हैं, इसके बाद अंसल्स के आ रहे हैं, टीडीआई के आ रहे हैं, वाटिका के आ रहे हैं। ये जितने ग्रुप हाउसेज आ रहे हैं वो सब दिल्ली के लोड हैं, उसको हम दे रहे हैं। इंडस्ट्री उनके हमारे शिफ्ट हो रही है, हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हरियाणा में ये बताइए, ये कहीं नहीं, पंजाब में अपनी इंडस्ट्री नहीं संभाल सकते, वो जवाब तो दो कि हम ये कर रहे हैं। तो हमारा पावर डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। गुजरात के बाद हम नंबर 2 हैं आज पूरे देश में, हमारा नंबर 2 पे आ रहा है। अब जो कुछ वो बातें कह रहे हैं उस करके मैं बता रहा हूँ। अब आप कुछ पूछना चाहे तो मुझे पूछो। जेल में हमारा बहुत बढ़िया सुधार करा। अभी पीछे सीएम साहब गए थे, हमारी नई जेल जो उद्घाटन का, जो एक्सटेंशन कहते हैं भिवानी में, वहाँ 14 करोड़ रुपए अनाउंस कराए कि जिसमें हम जो कैदी हैं उनका खाना भी बढ़िया मिले, उनका हमने डाइट में बढ़ाने का मामला कर दिया, उनका मुलाकात का टाइम बढ़ा दिया। ये बहुत कर रहे हैं। अभी एक तो कमेटी आई थी, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी होती है सभी सब्जेक्ट पे, डिफेंस पे, रेलवे पे, एक पार्लियामेंट कमेटी थी ऑन लीगल राइट्स, स्टैंडिंग कमेटी ऑन लीगल राइट्स। तो वो सब जेलों का विजिट करा उन्होंने, तेलंगाना भी करा उन्होंने, तिहाड़ जेल भी विजिट करी, देश की और जेलें भी विजिट करी उन्होंने। बॉन्डसी जेल विजिट करने के बाद ये लिखा है, जब जाके वो देखते हैं कि कैदी आता है, उसे पैरोल टाइम से मिलने के बाद उसे मिलती है नहीं मिलती, उसे खाना कैसे दिया जाता है, उसके साथ व्यवहार कैसा होता है, तो ये सब करके जब जाने लगे तो रजिस्टर रख दिया। उसमें सभी पार्टीज़ के थे। चेयरमैन जो थे सुशील मोदी थे, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार में, उन्होंने रिकॉर्ड पे लिखा है, ये हमारे रजिस्टर पे आज भी है,
कि बहुत बेहतर व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। तो हमारे दोनों बहुत बढ़िया चल रहे हैं। और कुछ आप पूछना चाहें तो? ये प्राइस इंडेक्स जिस तरह से महंगाई की बात आती रहती बड़ा है, कोई इनकी कहते हैं कि डाइट मनी भी बढ़ाने की बात चल रही है? किसकी? जो जेल इनमेट्स हैं जो कहती हैं। हाँ, वो 14 करोड़ रुपये, उसमें वो खाने में बहुत नहीं, कोई जैसे जितनी भी उनकी तय है, कोई डेली की डाइट मनी में बढ़ावा एक अलग बात है। नहीं, उन्हें हम जैसे चाय के अंदर दिन मॉर्निंग उन्हें रख दिया, उसमें बन भी दे दिए, बिस्कुट भी दे दिए, जो उसकी वैरायटी है 3-4 चीज़ ऑफर करेंगे जो वो लेना चाहेंगे। खाने में हमने ये कर दिया, पहले नहीं था भाई, इसके साथ एक सब्जी भी इंट्रोड्यूस कर दी। एक सब्जी और एक दाल देंगे, पहले खाली दाल दी जाती थी। उसके बाद ऐसे ही हम एक कोई मीठे में भी उन्हें एक इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। वो तो पहले से खाने में बहुत बेहतर कर दिया। देखिए, हमारी जेल जो है अब नई जो बनने जा रही है, हमारी फतेहाबाद बनने जा रही है। हमारी रोहतक की ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, 90% होगी, बस हो जाएगी अगले 1-1.5 महीने में। और दूसरी हमने दादरी एक सैंक्शन कर दी, दादरी के लिए लैंड एक्वायर कर ली। इस महीने पैसा दे देंगे, 2 महीने बाद वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। फतेहाबाद की भी ये दोनों जेलें अगले 3 महीने में शुरू हो जाएगी। अम्बाला के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि पुरानी जेल होगी सेंट्रल जेल, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि नई ज़मीन हम तलाश कर रहे हैं। जैसे नई ज़मीन मिल जाएगी हम उससे करेंगे वो, क्योंकि शहर में आगे सेंट्रल जेल, उसकी जगह नई जेल बनाने जा रहे हैं। दूसरा मैं आपसे और बताऊं कि हमारी जो जेलों में है, इसमें आपका जो क्वेश्चन था उसमें सुधार। हाँ, हमारी जो रोहतक की जेल है उसमें हम जैमर लगाना, वो हाईली सिक्योर्ड जेल होगी, जिसमें 50 जैमर लगे होंगे। 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम होगा, मतलब हमारी अपनी सिक्योरिटी रहेगी, सेंट्रल की जैसे CRP आ जाती है या दूसरी भी वो आएगी, ताकि कनेक्टिविटी नहीं हो। और आपस में इसमें जितने हार्ड क्रिमिनल हैं उस जेल में रखेंगे, वो पूरे नॉर्थन इंडिया में एक मॉडल होगा। तो ये जो नई जेलें आ रही हैं, मॉडल कितनी आएंगी? मॉडल जेल्स कितनी आएंगी जो नई बना रहे हैं? नई जेल बना रहे हैं, उसमें आपका क्या, उसमें मॉडल जेल्स होती है ना कहीं? नहीं, वो रोहतक की जेल मॉडल होगी। ये तो अभी इनके बनेंगे, अभी तो जेल लैंड एक्वायर करिए, उसके बाद फिर नक्शे बनेंगे, अभी तो लंबा समय है। पर यह स्वाभाविक है कि पहले से जेलें ज़्यादा बढ़िया होंगी। जो नई आती है उसमें से मॉडर्न बनेगी हर चीज़ें। अब ज़माने के साथ मकान भी बदल रहे हैं, जेलों में भी सुविधाएं बदल रही है। हाँ, वो एक बढ़िया सवाल करा आपने। हमने जो जेल ये शुरू करी है कुरुक्षेत्र में, इसका मोटा हमें 90 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक हमारी साल की इनकम है। हमारी 11 जेलें ऐसी हैं जिन पे पास हमारी ज़मीनें हैं, जो लोकेशन है जेल के लिए। वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये जेलें वो उन्हीं को दे रहे हैं, वही बना रहे हैं। प्रॉफिट हमारा होगा, कुछ उनका पोर्शन होता है। तो वो हमारी 11 जेलों पे हम बड़ी जल्दी बनाने जा रहे हैं। उसका फैसला कर लिया पॉलिसी मैटर पे, CM साहब ने भी अप्रूव कर दिया। अब जेल हम पेट्रोल पंप बनाने जा रहे हैं, जिससे हमें आप समझो कि 10-12 करोड़ रुपए का साल का जेलों की अपनी अर्निंग हो जाएगी। लोग ये करके वो लेते हैं, जैसे कभी एक बार टूरिज़्म वालों का था, लोग समझते थे कि हम मिलावट नहीं होगी, बढ़िया तेल मिलेगा, लेने आते तो ऐसे उस पर वो ले गए। जेल में कुछ मिठाई और हाँ, बन रही है जी। हमारा आप अम्बाला जेल में देखें, हमारी बेकरीज बहुत बढ़िया है, कहीं बाहर भी ऐसा नहीं मिलेगा। कुछ जेलों में मिठाई है। अब हमारा कुछ ये था कि जैसे भिवानी की जेल है, आपका महेंद्रगढ़ की जेल है, हिसार की जेल है, जो राजस्थान के साथ लगती है। तो लोग जैसे सालासर जाते हैं सवामणि के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी सवामणि बनाई जाए ताकि लोगों को कम रेट पे मिले। अगर बाज़ार से 30% कम रेट पे मिलेगा, हम अपना प्रॉफिट नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे लोग श्रद्धा से लेके जा रहे हैं। तो अपना हमारा काफ़ी आइडिया ये प्रोडक्शन हो रही है? नहीं, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पर एक विचार हो गया, कर रहे हैं। ये कौन-कौन सी जेल है? जैसे हिसार है, आपका महेंद्रगढ़ जेल है, भिवानी जेल है, जो मतलब उस रास्ते पे जो जेलें आती है ना, उन जेलों पे हम करने जा रहे हैं। चंडीगढ़ में मैं बताता हूँ, ट्रायल जेल है, उन्होंने एक आउटलेट भी खोला अपना 22 सेक्टर में। वो जेल में प्रोडक्शन करते हैं, जो मिठाई है या मट्टी मटर वगैरह है, देखिए, वो सेल करते हैं। तो ये कैसे उपलब्ध, कैसे होगी आम जनता को? जेल जाना पड़ेगा सब लेने? नहीं, आगे काउंटर लगा देंगे। नहीं, जेल क्यों जाना पड़ेगा? जो साला सर जाएगा वो तो जेल से छूटने जाएगा, कोई जाएगा तो भी। देखिए, बाहर जो काउंटर है वो इस करके बनेंगे
कि बाहर काउंटर बना देंगे, बाहर काउंटर से लोग ले लेके जाते रहेंगे। हाँ हो जाएगा। सर अभी जो कैपेसिटी है जेल में पेट्रोल पंप लगाए जाएंगे, एडिशनल बर्डन कितना सर अभी? एक आदमी पूछ लो इनमेट्स का एडिशनल बर्डन कितना सर अभी जो प्रिजन्स पे जेलों में जो कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट कितना मतलब कैदियों की संख्या ज्यादा नहीं, अभी हमारी जो इस वक्त जेल में है वो कोई 26,000 के करीब है, और हमारे पास जो रखने का है वो 21,500 के करीब उसमें आदमी आते हैं। ये हमने कही में ज़्यादा है तो ये करके अब जैसे अब ये बन गए ना, जैसे 1000 कैदी हमारे इसमें भिवानी में आ गए, अब जो नई जेल फतेहाबाद बनेगी उसमें 1000-1500 उसमें निकल जाएंगे, रोहतक जेल बन गया उसमें 300-400 आदमी इसमें चल जाएंगे, तो हमारा काफ़ी फिर हो जाएगा। तो मजदूरी कितनी है कि जिस लिहाज से आपने इतने कुछ इसमें ऐसे भी है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा हैं। एक तो हवालाती होता है, एक कैदी होता है। हवालाती वो है जिनका अभी केस डिसाइड नहीं हुए, वो थोड़ा सा हम भी ये चाह रहे हैं कि मैंने सीएम साहब से भी जिक्र किया कि थोड़ा सा हाई कोर्ट में इस मामले को टेकअप कर लें, कभी वो ज़रा जल्दी डिसाइड करते हैं तो हमारा लोड कम हो जाता है। कई लोगों का हवालाती बैठे रहते हैं, कोर्ट के डिसाइड नहीं होंगे, बहुत लंबे हो जाते हैं। ये तो हाई कोर्ट का फैसला वो इसे संज्ञान लें। है जी, मजदूरी कितनी है? एक दिन दिहाड़ी तो मिलती होगी कैदियों को जब वो बाहर आएंगे, तो जो इतनी मिठाइयाँ वो बना रहे हैं, पेट्रोल पंप वो चला रहे हैं, उनको मजदूरी तो दी जाती होगी। नहीं, उन्हें मजदूरी का क्या, तो जेल में है, हर एक को काम है। हवालातियों को लेकर आपने मुख्यमंत्री से जो बात की है, क्या उन्होंने कहा? वो इस पे देखिए, इस पे वो हमारे जो है एजी से उनसे एक सलाह लेंगे। हमें इसमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं, एक अच्छे लोगों के इंटरेस्ट में आप ह्यूमन बीइंग ह्यूमन अगर आप कोई भी सलाह करते हैं ठीक है, तो उसमें सरकार सोचा करती है ऐसे मामले। तो ये हमारा एक आइडिया जो हमने उन्हें कन्वे करा है, वो इस पर सोच के फैसला लें। हवालाती से कोई काम नहीं लिया जाता मतलब नहीं, हवालाती से कितने हैं सर? हवालाती ज़्यादा है, कितने मतलब 26 में से 13 नंबर तो नहीं गिने, पर मेरे ख्याल में हवालाती ज़्यादा है, कैदी कम है। सर इंडिया जो गठबंधन है उसमें आईएनएलडी अगर साथ आती है तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इससे कहीं ना कहीं बोला है कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है और इस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं कि आईएनएलडी को इस गठबंधन में नहीं शामिल होना चाहिए। ऐसा है मैडम, अभी सब चीज़ें अंदाजे में है ना तो आईएनएलडी को पता कि वो आएंगे, उन्हें आने देंगे या नहीं आने देंगे वो भी कंफर्म नहीं है ना। हुड्डा साहब को ये पता है कि ऊपर वाले, ये अभी सब एक अंदाजे में है, इसका किसी को पता नहीं है। तो फैसला उन्हें भी पता लगे कि कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी नहीं, विरोध भी है। ये बातें यहाँ पर हम जो देख रहे हैं तो मीडिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने आप में सक्षम है, इसमें कितनी मजबूती मानते हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है जैसे कल कमलनाथ जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा है कि जो पहला इनका इंडिया का सम्मेलन होने जा रहा है भोपाल तय करा है इन्होंने, पहली मीटिंग, और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि केजरीवाल जी ने पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है उस सम्मेलन की, उसमें उन्हें क्यों इनवाइट करा जा रहा है। तो हर जगह झगड़े होने लगे, इतनी पार्टियां हैं। मैं आपको एक बताऊं, 77 में 3 बड़े नेता थे पार्टी के। जब एमरजेंसी एक्सरसाइज के खिलाफ एक जनता पार्टी का गठन हुआ, मर्जरों की एक पार्टी बनी थी, उसमें लोकदल था, बहुत बड़ी पार्टी थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आ गई थी जिसे हम भारतीय जनसंघ कहते थे, और एक कांग्रेस वो थी, मोरारजी देसाई वगैरह जो कांग्रेस से निकल के बाहर निकले थे, चंद्रशेखर जैसे लोग, ये सब उसमें शामिल होकर एक पार्टी बनी थी। उसके 3 बड़े नेता थे, उसमें थे मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। वो सरकार 18 महीने में टूट गई। उसके बाद 1989 में फिर एक गठबंधन बना सब पार्टियों, जैसे इंडिया बना है, उसमें जो देवीलाल, वीपी सिंह, चंद्रशेखर 3 बड़े नेता थे, और वो 2 साल में टूट गई। उसके बाद ये पार्टी भी टूट गई। अब ये पार्टी जो गठबंधन इंडिया का बन रहा है, इसमें तो 40 पार्टियां पूरी बारात है, और इनमें कोई उतना बड़ा कद नहीं है। देखिए, चौ देवीलाल का अपना बड़ा कद था, वीपी सिंह का कद था, इनमें अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, इसमें केजरीवाल है, इसमें आपका वो ममता बनर्जी है, इसमें NTR वो चंद्रबाबू नायडू है, इसमें करुणानिधि का बेटा है, स्टालिन है, इसमें बहुत लोग हैं। मैं नहीं मानता कि शरद पवार भी हैं, इसमें कोई इस बड़े कद का नेता ही नहीं है। आपको ठीक नहीं लगा? मुझे नहीं लगता ये पार्टी, नीतीश कुमार भी एक नेता है, राहुल गांधी भी इसमें एक नेता है, तो इतने लोगों का गठबंधन, मैं पुराने एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब 3-3 नेता थे तब भी नहीं चल सके, 40 आदमियों को आप हर वक्त कब सलाह कर सकते हैं। सर एक सवाल इसमें ये था, आप तो जैसा आपने कहा अनुभवी आप हैं, वरिष्ठ नेता, इंडियन नेशनल लोकदल जिसने शुरू से कांग्रेस विरोध की राजनीति की हरियाणा में, अब ऐसी स्थिति आ गई कि उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है, इसको कैसे देख रहे हैं?
नहीं, कैसे किसने शुरू करी? इंडियन नेशनल लोकदल ने कहा ना कि हम इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो शुरू से इन्होंने कांग्रेस की विरोध की राजनीति की हरियाणा में, देखिए, अब एक साथ आ रहे हैं। सदा से कांग्रेस का विरोध करा, कभी भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं थे। अब जब ये हो गया तो एक हालात ऐसे बन गए कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई कि उसके सामने हर पार्टी को अपने एग्जिस्टेंस का खतरा हो गया। वो समझते हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें, तो वो चाहने नहीं चाहने पे भी मजबूरी बन गई सबकी कि कहीं इकट्ठे होकर जीने का रास्ता न मिले। वो सब पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी है, इवन कांग्रेस जो कभी हुआ करती थी इतनी बड़ी पार्टी जिसने 40 साल राज करा, वो 41 पे आ गई थी। इंडियन नेशनल लोकदल का तो एक MP भी नहीं है पार्लियामेंट में। बहुत ऐसी पार्टियां जिनका कुछ है नहीं। केजरीवाल के एक MP नहीं है। बताइए कहाँ, जहाँ बीजेपी 301 MP लिए बैठी है, वहाँ ये ऐसे गठबंधन क्या करेंगे? केजरीवाल का एक MP नहीं, INLD का एक MP नहीं, अब आ गए। लोग इसमें अकाली दल का एक MP नहीं, तो कैसे बनेगी? सर अभी आपने रिसेंटली एक बयान दिया था कि जब आप कांग्रेस में थे तब कांग्रेस में आपका इस्तेमाल हुआ, उस समय क्यों, मतलब आपने ये कहा और क्या परिस्थितियाँ थी? देखिए, कांग्रेस में कोई भी स्वाभिमानी आदमी लंबा समय नहीं रह सकता। आप कभी से ले लें, कामराज कांग्रेस छोड़ के जो सबसे बड़े नेता होते थे, वो पुराने वक्त की बातें बता रहा हूँ। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, जयप्रकाश नारायण कांग्रेस छोड़ के गए, इसके बाद कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस छोड़ के गए, बहुगुणा कांग्रेस छोड़ के गए, CB गुप्ता कांग्रेस छोड़ के गए, ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस छोड़ के गए, चौधरी चरण सिंह कांग्रेस छोड़ के गए, चौधरी देवीलाल कांग्रेस छोड़ के गए, चौधरी भजनलाल कांग्रेस छोड़ के गए। ऐसे हालात बने कि कोई भी आदमी, एक नटवर सिंह जी ने एक किताब लिखी है कि whenever any senior Congress leader or chief minister visit 10 जनपद, they treat him as the servant of the family। तो कोई भी खुददार आदमी कांग्रेस में तो अभी नहीं इतने कर। कांग्रेस में उनका स्वाभिमान मतलब गड़बड़ाया हुआ? मैं ये तो सब पे नहीं कटाक्ष करूँगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ वो है नहीं। एक फैमिली का रूल है जिसमें जो चलेंगे, उसमें जो माने ठीक है। वहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। मैं कुछ बातें ज़्यादा चली जाएंगी, मैं नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक ही 25 सितंबर को 2 आयोजन हो रहे हैं चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस उनके मनाने को लेकर। एक राजस्थान में है, दूसरा हरियाणा कैथल में है। पहले तो ये बताएं कि आप किसी एक में शिरकत करेंगे? देखिए, मैं मेरे अपने घर पे आयोजन करता हूँ, मैं इसे पॉलिटिकली रंग नहीं देता। देखिए, उनका जन्म दिवस है, सब हैं, हमारे एक बुजुर्ग हैं, मेरे फादर हैं, मैं श्रद्धा है, वो मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि वो अपने तरीके से मना रहे हैं। मैं मेरे घर हमेशा उनका करके, उन्हें स्मृति करके, उन्हें याद करके, उस दिन सब पूजा पाठ करके, उसके बाद सब लोगों को खाने के लिए आमंत्रित करता। मेरे घर 10-15 हज़ार आदमी खाने पे होता है। आप इस दिन को भी देखें, 25 तारीख को जितनी वहाँ भीड़ होती है उतने लोगों को मैं खाना खिलाता हूँ। मेरे घर अपना अपना मानने का तरीका है, वो माने वो भी बढ़िया कर रहे हैं। जो देवलाल को लोग बहुत याद करते थे, अच्छे थे, उनके लिए लोगों की श्रद्धाएँ होते हैं। वो सीकर में भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं। परिवार के अपने मेंबर सब अपने अपने फैसले करते हैं, जैसे बनाए। आप भी कोई आयोजन आने वाले दिनों में कर सकते हैं? मैं करूंगा जी, अगले फरवरी में करना चाह रहा हूँ। शिव देवलाल समृति दिवस करके करूंगा, एक बहुत बड़ा आयोजन करूंगा। रिकॉर्ड रैली होगी, वो मैं उसमें देखूंगा। मैं और CM साहब तो एग्री कर गए, और मैं सेंटर में भी देखता हूँ किनको बुलाऊँ। वो फरवरी में करूँगा, बहुत बड़ा रैली करूँगा। कोई जगह का और जन्मदिन पे नहीं, समृति दिवस करके। वो केवल की जगह हाँ, किसी या तरह से restrict ये किया। हिसार भी हो सकता है, सेंट्रल प्लेस है, मतलब पूरे हरियाणा का हिसार सेंटर भी हो सकता है। और सरसा, क्योंकि पहले एक रैली अभी हो गई अमित शाह जी कहते हैं, शायद हिसार मोड़ पर। तो आप अपनी लोकसभा की नुमाइंदगी घोषित कर सकते हैं? देखिए, मैंने कभी ना तो इच्छा जाहिर करी ना है। मैं जब चुनाव जीता था तो मुझे ये पता नहीं था कि 2 घंटे बाद बीजेपी का समर्थन करना पड़ेगा। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है। तब कोई हालात हो गए, मैं बीजेपी में बहुत कंफर्ट लेवल पे हूँ। जब आया था उससे भी ज़्यादा हाजिर, वो मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। अब मैं उनके लिए काम भी कर रहा हूँ। अब अगर कोई ऐसा मामला आएगा तो मेरे से जब वो डिस्कस करेंगे तब मन बना लेंगे, देखेंगे। अभी कोई ना मेरे से चर्चा हुआ ना कभी। अभी मैंने अपना मन दिया कि मैं लड़ना चाह रहा हूँ। तो सर, क्या किसी लोकसभा सीट से आप उनकी दावेदारी मानते हैं? है जी, पिछली बार आपने कहा कि कुछ क्षेत्र से मांग रही थी, तब आप टिकट मैंने ये कहा था कि हमारे, जब ये सवाल पूछा गया, मैं फिर क्लियर करता हूँ कि हमारे फैमिली के लिए कोई बैरियर नहीं है। चौधरी देवीलाल के नाम से हमें आज तक इतना मिल रहा है। चौधरी देवीलाल सोनीपत से लोकसभा के MP बने, चौधरी देवीलाल रोहतक से लोकसभा के MP बने, चौधरी देवीलाल सीकर में जाके राजस्थान में भी बलराम जाखड़ को हरा के लोकसभा के बहुत बड़े आदमी को हरा के भी बने थे। उसके बाद हमारा
अजय जो है वो भिवानी से एमपी बना जाके, मेरा भतीजा है। अब हमारे परिवार से नैना जो है वो बाडारा से एमएलए बनी है और दुष्यंत वहाँ से जाके उचाना से एमएलए बना है। तो हमारी फैमिली कहीं भी हरियाणा में किसी हल्के से रहते। मैं तो ये कहा था कि मैं कुरुक्षेत्र में भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकता हूँ, मैं हिसार में भी हो सकता हूँ, मैं भिवानी में भी हो सकता हूँ, ये कहा था मैंने इच्छा जाहिर 3 जगह तो लड़ ही नहीं सकता। मैंने ये कहा था हमारी फैमिली के लिए कोई बैरियर नहीं है, हम कहीं लोकसभा लड़ लें, कहीं विधानसभा लड़ लें, लोगों का विश्वास है हमें बना दें। आप बीजेपी कहेगी तो मैं बीजेपी लीडरशिप से सोच के फिर आप लोगों को बुला के बता देंगे। साथ ही एक सवाल है, बीजेपी अगर नहीं देती तो क्या आप लोकसभा के लिए अपने आप को तैयार देखिए, करते हैं? आजाद के मैं बड़ा क्लियरली कह दूं, विधानसभा तो इंडिपेंडेंट लड़ सकता हूं, पर लोकसभा इंडिपेंडेंट नहीं लड़ता। मैं समझता हूं कि लोकसभा केवल बीजेपी और कांग्रेस में 2 में सीधी फाइट होगी, कहीं भी थ्रू आउट यही होगा। सर, एक आपने शुरुआत में जिक्र किया था, एक सवाल ये आपने कहा कि इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है दिल्ली की तरफ, दिल्ली से हरियाणा की तरफ, तो ये किस वजह से, सिर्फ पावर की वजह से या क्या वजह क्या है? दिल्ली से आपने कहा ना बहुत सारी इंडस्ट्री उद्योग हरियाणा में आए हैं। देखिए, वजह है कि पावर दे रहे हैं। मैं उसका आपसे चर्चा करूं। अब ये आप रिकॉर्ड पे ले लें कि जितना बिजली हमारा फरीदाबाद, गुड़गांव और आपका रेवाड़ी और ये पलवल, मानेसर, ये बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन गया नॉर्दर्न एरिया का। जितनी कारें मैन्युफैक्चर होती है अकेले हरियाणा 50% पूरे देश का अकेला हरियाणा बनाता है। हमारा एक अलग यूनिट और बनने जा रहा है जो अभी हम लगा रहे हैं, ये खरखोदा के पास। वो बनने के बाद हम और 50% से भी ज़्यादा बढ़ने में आ जाएंगे। नंबर 2, पूरे देश के एक्सकावेटर हम 60% बनाते हैं, पूरे देश की क्रेन हम 53% बनाते हैं, पूरे देश के मोटरसाइकिल बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है। अगर पावर नहीं हो तो ये काम कैसे होंगे? पावर के मामले में बहुत आगे इस करके आते हैं कि हरियाणा गुड पे मास्टर। अब मैं अगली बात बताऊँ, हमारी 4 कंपनीज हैं, डिस्कॉम, दोनों DH और UH, इसके बाद हमारी HPCL, HPPNL। आज तक रिकॉर्ड पे हमारी एक भी कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई। हम कहीं भी जाएं, चाहे हम कोल इंडिया से मांगे, सेंट्रल किसी एजेंसी से मांगे, जैसी एप्लीकेशन देंगे हरियाणा को तुरंत पैसा दे दो। हमारी कंपनी की आज के दिन हम गुजरात से भी आ गया, नंबर 1 है देश में। तो कितनी सारी इंडस्ट्री होंगी, कोई आंकड़ा कितनी इंडस्ट्री शिफ्ट होगी? देखिए, नंबर तो नहीं कैलकुलेट करके, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है ये बहुत बड़ा। जब इतने ही मैंने जो आप दिल्ली वाला इशू कर रहे थे, दिल्ली से भी शिफ्ट हुई? दिल्ली में, देखिए दिल्ली में है ही नहीं। दिल्ली में तो लोग अपने घर भी रहने की जगह नहीं है ना। दिल्ली में तो अब कोई नोएडा की तरफ जा रहा है, कोई ये जा रहा है। दिल्ली में इंडस्ट्री तो सब निकल ही रही है, वहाँ रह ही नहीं रहे। पॉल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, NGT की गाइडलाइंस है। जब NCR में भी बैन कर देता है तो वहाँ तो दिक्कत आ रही है। देखिए, मोदी साहब को दाद देनी पड़ेगी, बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं। उन्होंने जो 3-4 निर्णय लिए बता रहा हूँ मैं आपको। कश्मीर के मामले में अब सारा मीडिया बैठा है, कोई ये नहीं मानता था कि मोदी साहब ये 370 वाला जो ये मामला करा था, ये कभी कोई मानता ही नहीं था कि ये हो जाएगा। ये एक फ़ैसला बहुत बड़ा लिया, ये बोल्डनेस की बात होती है। नंबर 2, ये पटेल जैसे काम हो रहे हैं। नंबर 2, उसके बाद जो 3 तलाक वाला फ़ैसला था, महिलाओं का बहुत बड़ा फ़ैसला था। और तीसरा, ये जो अब 30% उनकी जो भागीदारी का फैसला करा है, बहुत है, कोई विरोध ही नहीं कर सकता। कल बिल पास हुआ है, क्योंकि बराबर के उनके राइट्स है, मेन और वुमेन में कोई फ़र्क की बात नहीं है, तो इस करके कोई भी विरोध नहीं करेगा। बहुत अच्छा फैसला है, इसमें नारी का सम्मान बढ़ा है। अब जितनी महिलाएं आएंगी, आगे आ रही हैं, वो हमसे अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आप IAS और IPS में देख लें, आप इसके बाद स्कूल के रिज़ल्ट निकाल के देख लें। जब आपके कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कहते हैं तो टॉपर जो हमेशा लड़कियां ज़्यादा आती हैं। तो एक अच्छा टैलेंटेड क्लास को मौका दिया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ये अच्छा काम है क्या? कांग्रेस करेगी सर, जो OBC का कोटा है वो इसमें फिक्स। देखिए, कांग्रेस 50 सवाल करेगी, कांग्रेस के अपने सवाल है। कांग्रेस की क्वेश्चन देख के हम फैसले नहीं करते, मोदी जी अपने दिमाग से करते हैं। वो आज बहुत बड़े आदमी हैं, इंटरनेशनली कभी इंडिया का इतना कद नहीं बढ़ा था। अब जो G20 हुआ है, हर जो आदमी है उसने कहा था कि गजब का आयोजन था, हर आदमी तारीफ करके गया है। वो कहीं कांग्रेस है ही नहीं, कांग्रेस पे कहीं दिमाग नहीं। कांग्रेस ने तो कैबिनेट के फैसले फाड़े थे प्लेन में बैठ के। राहुल गांधी ये कहते थे क्या, व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, वो कैबिनेट के फैसलों पे ये उड़ाए। यहाँ डेमोक्रेटिक फैसले होते हैं, लोगों की भावनाओं के हिसाब से होते हैं, लोगों के लिए उनके इंटरेस्ट में फैसले किए जाते हैं। अच्छा सर, ये बिजली आपूर्ति को लेके जैसे आपने सारी बातें की हैं, प्रोडक्शन की बात की है,
इंडस्ट्री की बात की है कि दिल्ली, लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय राज्य में बिजली आंदोलन चला रही है और मुफ्त बिजली की बात भी कर रहे हैं कि पंजाब की और दिल्ली की तरफ से देंगे। तो इस सारे से निपटने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन देश में हर जगह चल रहे हैं, डिफरेंट बैनर्स में चल रहे हैं। आंदोलन कोई भी कर सकता है, डेमोक्रेसी है, यहाँ कोई किसी को मना नहीं होता। आंदोलन चलाना कोई किसी आप एम को अचीव नहीं कर रहे। आंदोलन का मतलब जो चल रहा है उससे डिस्टर्ब, जिस आदमी काम कर रहा है उसको उसकी अटेंशन डाइवर्ट करना है। देखिए, हम काम कर रहे हैं, आंदोलन चलाने वाले को नहीं। रिजल्ट वो पहले सरकार में थे, अगर 50 साल उन्होंने राज करा तो ऐसी स्टेज नहीं आनी थी कि कुछ आंदोलन करने के लिए बचता ही नहीं। उन्होंने कुछ करा नहीं। फ्रस्ट्रेशन में जो आदमी होता है वो फिर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी वो तोड़ने फोड़ने के काम में तो लगता है। आपके लिए कोई मायने नहीं है? कोई नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए, मैं हरियाणा के मामले में बता रहा हूँ। एक जो NDC है वो सबसे बड़ा फाइनेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं। पहले उसे ND जो उसे कहते थे आपका है योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन कहते थे, अब नीति आयोग कहने लगे। नीति आयोग ने ये कहा है कि जितनी बड़ी स्टेट है देश की उनमें हरियाणा इज द नंबर 2 इन फास्ट ग्रोइंग स्टेट, नंबर 2 फास्ट ग्रोइंग स्टेट है। तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, हर तरीके से हरियाणा आगे सर एक आगे सवाल है, उदयनिधि स्टालिन है जिन्होंने पहले इस्लाम धर्म को लेकर एक विवादित टिप्पणी दी थी और अब संसद जो नए संसद में प्रवेश किया गया तो राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, तो तब भी उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की है कि राष्ट्रपति को जानबूझकर नहीं बुलाया गया। देखिए, ये कहने की बातें हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों देश के सम्मानित पद हैं। किसी की कोई कारण होगा, कोई उस मौके पे अवेलेबल नहीं हो, क्या हो, ये बातें कई देश की बड़ी चीज़ें हैं, उसका कई बार जवाब नहीं हुआ करता। प्रधानमंत्री क्या है, राष्ट्रपति क्या है, देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस क्या है, इन बातों पे बाहर चर्चे नहीं हुआ करते। ये तबके देख के फैसले करते हैं, ये लोगों के देश के बड़े फैसले होते हैं। इसमें आम लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कौन किसका इनागोरेशन करेगा ये कोई इशू नहीं है। कभी किसी ने पूछा था कि जब ये आज जो राष्ट्रपति भवन है इसकी इनागोरेशन क्वीन एलिजाबेथ आके करेगी, कोई और करेगी, ये सवाल बेकार के हैं। जब किसी को कोई सवाल नहीं पता ऐसा सवाल करते हैं। तो सर एक ना ट्रेंड बन गया है धर्म के ऊपर टिप्पणियां करने का, राजनीतिक लाभ के लिए की जाती है या वैचारिक उनके विचार है? देखिए, सबसे बड़ा जो होता है ना देश का, 26 जनवरी की सेलिब्रेशन होती है, वो इम्पोर्टेंट डे होता है, इंटरनेशनल डे होता है। उसके दिन राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, उस दिन हमारे राष्ट्रपति देश को बुलाया जाता है। जिस दिन हाउस चलता है, दोनों हाउस का सेशन होगा, उस दिन राष्ट्रपति को बुलाया जाता है। तो जिस दिन ओथ देश के नई गवर्नमेंट को दिलाई जाती है तो राष्ट्रपति रहते हैं। राष्ट्रपति को बहुत चीज़ें परफॉर्म करने के जो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सर।